हेलो। आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 3 में आज हम पढ़ते हैं आवर्त बीजी पादपों में निषेचन। निषेचन का मतलब अपन जानते हैं नर और मादा युग्मक का संलयनी निषेचन कहलाता है। आवर्त बीजी पादपों में निषेचन का सबसे पहले अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था लीलियम नामक पादप के अंदर। निषेचन की प्रक्रिया आवर्त बीजी पादपों में दो भागों में संपन्न होती है। पहले चरण में पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया होगी और दूसरे चरण में दोहरा निषेचन होगा। तो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का पढ़ते हैं पहले अपन। इसका मतलब क्या है कि पराग अंकुरण से लेकर पराग नलिका का भ्रूण केश में प्रवेश तक की समस्त क्रिया पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहलाती है। यानी पराग कण का अंकुरण होगा और जब तक पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं करती है तब तक होने वाली समस्त क्रियाएं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये क्रियाएं 4 चरणों में होती है। पहले चरण में पराग अंकुरण होगा, दूसरे चरण में पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि या गति होगी, तीसरे चरण में पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी और चौथे चरण में पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। ये डायग्राम देखिए जो अपने स्त्री केसर का है। ये मान लीजिए पराग कण है, तो पहले चरण में पराग कण से पराग नलिका बनेगी यानी पराग अंकुरण होगा। फिर ये पराग नलिका इस वर्तिका में गति करेगी, फिर ये पराग नलिका इस बीजांड में प्रवेश करेगी और अंत में पराग नलिका इस भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार ये एक डायग्राम है जो अपन को पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है। तो इसका अपन पहला चरण शुरू करते हैं, पराग अंकुरण। पराग अंकुरण का मतलब है पराग कण से पराग नलिका का बनना ही पराग अंकुरण कहलाता है। ध्यान रखिए पराग अंकुरण तभी होता है जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कुछ रसायन उत्तरदायी होते हैं जो वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं, जैसे श्लेष्मा, शर्करा, रेजिन, बोरोन और सिलिका। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि पराग कण के बाह्य चोल और अंतःचोल के मध्य, जैसे बाह्यचोल अंतःचोल है, इसके बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है, तो इस प्रोटीन और इन रासायनिक पदार्थों के कारण जो ये पराग कण के अंदर कायिक कोशिका होती है, उस कायिक कोशिका का जीवद्रव्य सक्रिय होकर के ये जो जनन छिद्र होते हैं पराग कण के अंदर, इन जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकल जाती है और साथ साथ में नर युग्मक और कायिक कोशिका केंद्रक भी पराग नलिका में आ जाता है। तो ये क्रिया पराग अंकुरण कहलाती है और इस पराग अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। अब ध्यान रखिए पराग अंकुरण 2 प्रकार का होता है, एक नलिकीय और बहुनलिकीय। नाम से स्पष्ट है, एक नलिकीय मतलब पराग कण से केवल एक ही पराग नलिका बनेगी, तो बहुनलिकीय में पराग नलिकाओं की संख्या 1 से अधिक होगी। लेकिन ध्यान रखना अंत में केवल एक ही नलिका क्रियाशील रहेगी जबकि बाकी नलिकाएं वापस निष्क्रिय हो जाएगी। अब इसका दूसरा चरण शुरू करते हैं, पराग नलिका की वर्तिका में गति। और पराग नलिका की वर्तिका में गति पराग नलिका की बनावट पर निर्भर करेगी। जैसे अधिकांश पादपों में वर्तिका की बनावट पर निर्भर करेगी। अधिकांश पादपों में जो वर्तिका है उसमें पेक्टिन भरा होता है, तो ऐसे पराग नलिका है ये पेक्टिनेज नामक एक एंजाइम बनाएगी और ये एंजाइम इस पेक्टिन को धीरे धीरे गलाता रहेगा और पराग नलिका धीरे धीरे वर्तिका में आगे बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार लीलियम और राइबीज है, इसमें पराग नलिका खोखली होती है और श्लेष्मा से भरी होती है। इस कारण वर्तिका है खोखली होती है और श्लेष्मा से भरी होती है। इस कारण पराग नलिका आसानी से वर्तिका में गति कर जाती है। आइनिथोरा और पिटूनिया में इसमें वर्तिका है वो कोशिकाओं से भरी होती है, तो ऐसे में जो पराग नलिका है वो अंतरा कोशिकीय अवकाश यानी कोशिका जो बीच में खाली जगह होती है उससे होती हुई टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। लेकिन ध्यान रखिए पराग नलिका सदैव अंडाशय की ओर गति करती है। इसका कारण है अंडाशय से निकलने वाला मैलिक अम्ल जो पराग नलिका को अंडाशय की ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब पराग नलिका में रसायनुवर्तन गति पाई जाती है, यानी इस रसायन के कारण पराग नलिका अंडाशय की ओर गति करती है। अब तीसरे चरण में पराग नलिका वो बीजांड में प्रवेश करती है। जो बीजांड है इसमें इस बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है, बीजांड द्वारी, निभागी और अध्यावरणी। बीजांड द्वारी मतलब ये अपने पढ़ा था बीजांड द्वार होता है, तो पराग नलिका यहाँ से बीजांड में प्रवेश कर सकती है,
या ये भाग निभाग कहलाता है, तो ये निभाग से होकर प्रवेश कर सकती है, या ये जो अध्यावरण है इस अध्यावरण से होकर प्रवेश कर सकती है। तो अगर वो बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो बीजांड द्वारी प्रवेश, निभाग से कर रही है तो निभागी प्रवेश, और अध्यावरण से प्रवेश कर रही है तो अध्यावरणी प्रवेश। उदाहरण देखिए, बीजांड द्वारी प्रवेश अधिकांश पादपों में मिलता है, जबकि निभागी प्रवेश कैजुराइना, जुगलेंस और बिटुला में मिलता है, और अध्यावरणी प्रवेश है ये कुकर बीटा और पोपुलस में पाया जाता है। अब पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का अंतिम चरण है वो पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश। ये जो भ्रूण कोष है इसमें कैसे प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिए ये किसी एक मार्ग से होकर प्रवेश करेगी। यहाँ अपन को 3 मार्ग दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक मार्ग अपनाएगी। पहला अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से, जैसे अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका, इन दोनों के बीच में से होकर प्रवेश करेगी। या फिर भ्रूण कोष की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य, जैसे ये सहायक कोशिका है और ये भ्रूण कोष की भित्ति है, तो इन दोनों के बीच में से यहाँ से होकर प्रवेश कर सकती है। और तीसरा किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, यानी इन दोनों में से किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए अंदर प्रवेश करेगी। अब ये अंदर प्रवेश करने के कुछ चरण है, जैसे कोई एक सहायक कोशिका प्रवेश से पूर्व अपासित हो जाएगी। अपन जानते हैं 2 सहायक कोशिकाएं होती है, तो जैसे ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करना शुरू होती है तो कोई भी एक सहायक कोशिका अपासित हो जाएगी। अब जो पराग नलिका है उस अपासित सहायक कोशिका के तंतुनुमा संचय से अंदर प्रवेश करेगी। जो तंतुनुमा समुच्चय होते हैं इससे होते हुए पराग नलिका उस अपहासित सहायक कोशिका में चली जाएगी। फिर पराग नलिका के शीर्ष भाग में छिद्र बन जाएंगे और इन छिद्रों से होते हुए जो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं वो दोनों नर युग्मक सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी तक अपन ने निषेचन का पहला चरण पढ़ा था, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अब पढ़ते हैं हम दोहरा निषेचन। इसका अध्ययन सबसे पहले नवास्चीन नामक वैज्ञानिक ने क्रिटिलेरिया और लीलियम नामक पादप ने किया था। याद रखना, दोहरा निषेचन आवर्त बीजी पादपों का महत्वपूर्ण गुण है। क्यों? क्योंकि आवर्त बीजी पादपों के अलावा किसी अन्य पादपों में नहीं मिलता है। अपन जानते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सहायक कोशिका में 2 नर युग्मक आ जाते हैं और 2 नर युग्मक अगुणित होते हैं, एन होते हैं। तो उसमें जो पहला नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ संलयन करेगा और इस प्रकार दोनों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनेगा। इस क्रिया को वास्तविक या सत्य निषेचन कहेंगे। और जो दूसरा नर युग्मक है वह भ्रूण कोश की द्वितीय केंद्र जो 2n होता है उसके साथ संलयन करेगा और इस प्रकार एक त्रिगुणित केंद्रक बनेगा, 3n केंद्रक बनेगा, जिसका नाम होगा प्राथमिक भ्रूण पोष मातृ केंद्रक, और इस घटना को त्रिक संलयन कहते हैं। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज बनाएगा जो वास्तविक निषेचन कहलाएगा, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करके प्राथमिक भ्रूण पोष मातृ केंद्र का निर्माण करेगा जिसे त्रिक संलयन करेंगे। तो इस प्रकार निषेचन 2 बार हुआ, एक तो वास्तविक निषेचन और दूसरा त्रिक संलयन। इस कारण इस घटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इस दोहरा निषेचन का महत्व क्या है? तो ये जो युग्मनज बना था इस युग्मनज से भ्रूण बनेगा। दूसरा महत्व क्या है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष मातृ केंद्रक बना था इससे भ्रूण के लिए पोषण बनेगा। और तीसरा महत्व यह है कि जो भ्रूण है इससे बाद में बीज बनेगा और उस बीज से नया पादप का निर्माण होगा। तो ये था आवर्त बीजी पादपों में निषेचन, जिसके 2 चरण पढ़े अपन ने। पहला पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया और दूसरा दोहरा निषेचन। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं, असंगतता या अनिषेच्यता। ये क्या है? पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो कोई कार्यक्षम या जननक्षम नर युग्मक या मादा युग्मक है जो कार्यक्षम भी है और जननक्षम भी है, जनन की क्षमता भी है, और उसमें अगर निषेचन विफल हो जाए, निषेचन नहीं हो पाए, तो ये घटना असंगतता या अनिषेच्यता कहलाती है। इसके प्रकार देखें, 2 प्रकार का होता है। पहला अंतरजातीय और दूसरा अंतराजातीय असंगतता। अंतरजातीय असंगतता को ध्यान रखना स्वबंध्यता या स्व अनिश्चितता भी कहते हैं। ये किसमें होती है? समान जाति के पादपों में अगर निषेचन नहीं हो पाता है, दोनों पादप समान जाति के नर युग्मक और मादा युग्मक, फिर निषेचन नहीं हो पाए, तो ये कहलाती है अंतराजातीय अनिश्चितता या स्वबंध्यता या स्व अनिश्चितता। और 2 एक ही वंश के 2 अलग अलग जातियों के
नर और मादा युग्मक में निषेचन नहीं हो पाता है तो वो कहलाता अंतरा जातीय। तो अंतरा जातीय में अलग अलग जाति के नर और मादा युग्मक निषेचन नहीं कर पाते हैं और अंतर जातीय में समान जाति के। अब अंतर जातीय या स्वबंध्यता या स्व अनिश्चितता वापस दो प्रकार की है, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता और बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता है, इसमें अनिश्चितता का नियंत्रण नर युग्मक जो होता है यानी पराकण जो होता है उस नर युग्मक के जीन द्वारा होता है, जबकि बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता में अनिश्चितता का नियंत्रण बीजाणुजन कोशिकाएं जो पराकण का निर्माण करती है उन कोशिकाओं के जीन द्वारा किया जाता है। अब पढ़ते हैं ये अनिश्चितता का कारण क्या है। तो पहला कारण कि पराग नलिका का अंकुरण नहीं हो। चलो अंकुरण हो गया तो दूसरा कारण हो गया कि पराग नलिका वर्तिका में गति नहीं कर पाए। अगर मान लो गति कर रही है तो तीसरा कारण क्या हो सकता है कि वो पराग नलिका वर्तिका में कहीं फट गई। चलो वर्तिका में फटी नहीं तो चौथा कारण हो सकता है बीजाणु में प्रवेश ही नहीं करे। चलो बीजाणु में प्रवेश कर गई तो पांचवा कारण हो सकता है भ्रूण कोष में प्रवेश नहीं करे। चलो भ्रूण कोष में प्रवेश कर गई तो छठा कारण हो सकता है कि वो भ्रूण कोष में प्रवेश करके फटे ही नहीं। और अगर मान लो फट भी गई तो सातवां कारण हो सकता है नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हो पाए। धन्यवाद।